हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। साथियों, आज हम लोग इंग्लिश स्पेशल बैच लेकर आ रहे हैं। इंग्लिश स्पेशल बैच, और हम आपको बताएंगे कि आखिर में इंग्लिश का सिलेबस क्या है और हम लोग एसएससी की इंग्लिश में क्या क्या पढ़ेंगे। संपूर्ण सिलेबस की जानकारी के साथ साथ आपको हम बताएंगे कि इसमें बेसिक चीज़ें क्या हैं, क्या चीज़ें एडवांस हैं, है ना। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं इंग्लिश स्पेशल बैच। इंग्लिश स्पेशल बैच, स्पेशल बैच। इंग्लिश स्पेशल बैच में ये हमारा जो बैच है AIOE बैच है, AIOE बैच। अब इस AIOE बैच का मतलब क्या है? तो इस AIOE बैच का मतलब है दोस्तों, ऑल इंडिया वन एग्ज़ाम बैच, वन एग्ज़ाम बैच, ऑल इंडिया वन एग्ज़ाम बैच। ऑल इंडिया वन एग्ज़ाम बैच का मतलब यह है कि हम जितना भी इंग्लिश पढ़ेंगे, दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम हो, वेरियस काइंड्स ऑफ एग्ज़ाम लाइक एसएससी, बैंक, पीओ, क्लर्क, सीपीओएसआई, यहाँ तक कि डिफेंस में एनडीए, सीडीएस, नेवी, एयरफोर्स, मतलब इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो, हम सारी चीज़ें आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एक इंग्लिश जो है इंग्लिश फाउंडेशन बैच। इंग्लिश फाउंडेशन बैच के तहत सबसे पहले हम लोग इंग्लिश के इंट्रो की बात कर रहे हैं। तो इंग्लिश के इंट्रो की अगर बात किया जाए तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं इंग्लिश के इंट्रो के बारे में। इफ़ यू वांट टू लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज यू विल हैव टू प्रैक्टिस। यदि आप किसी भी विदेशी भाषा को सीखना चाहते हैं तो आपको वहाँ प्रैक्टिस करने की सख्त ज़रूरत है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप किसी भी विदेशी भाषा को सीख नहीं सकते हैं। ठीक है साथियों, तो आज हम लोग जो है इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए सिलेबस की बात करें। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, ये जो हमारा इंग्लिश है इसको हम लोग 3 भागों में बांट दिए हैं। कितने भागों में बांट दिए हैं दोस्तों? 3 भागों में। ठीक है, कौन कौन सा? फर्स्ट आपका है, सबसे पहले हम ग्रामर में बांट दिए हैं, ग्रामर है। उसके बाद वोकैब है, उसके बाद रीडिंग स्किल, रीडिंग स्किल। ठीक है, तो ये जो हमारा इंग्लिश है इसको हम लोग 3 भागों में बांट दिए हैं। कौन कौन सा? सबसे पहले आपका ग्रामर है, उसके बाद आपका वोकैब है, उसके बाद रीडिंग स्किल है। ठीक है, अगर हम लोग ग्रामर की बात करें, तो ग्रामर जो होता है ये 2 प्रकार का होता है। एक आपका होता है बेसिक ग्रामर। क्या होता है साथियों? एक आपका होता है बेसिक ग्रामर। क्या होता है? बेसिक ग्रामर। और जो दूसरा होता है बेसिक ग्रामर होता है, उसके बाद होता है इंटीग्रेटेड ग्रामर, इंटीग्रेटेड ग्रामर, इंटीग्रेटेड ग्रामर। ठीक है, और हम वोकैब की बात करें तो वोकैब में हम लोग पढ़ेंगे एंटो, साइनो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स, उसके बाद इडियम्स एंड फ्रेज। तो वोकैब की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो वोकैब के तहत हम लोग पढ़ेंगे एंटो के बाद जो है साइनो, उसके बाद वन वर्ड, होमोफोन्स और इडियम्स एंड
फ्रेज, ठीक है। और रीडिंग स्किल की बात करें तो रीडिंग स्किल में हम लोग पढ़ेंगे, सॉरी, रीडिंग स्किल की अगर हम लोग बात करें तो रीडिंग स्किल में जो है हम लोग पढ़ेंगे क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट, ठीक है। क्लोज टेस्ट पढ़ेंगे, उसके बाद आपका जो है पैसेज है, ठीक है। क्लोज टेस्ट के बाद पैसेज, उसके बाद पैरा जंबल, पैरा जंबल, PQRS, इसको हम लोग ABCD भी बोलते हैं। आई बात समझ में साथियों। अगर हम लोग इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश को हम लोग 3 भागों में डिफाइन कर दिए हैं, 3 भागों में बांट दिए हैं। कौन कौन सा? एक आपका है ग्रामर, दूसरा आपका है वोकैब, और तीसरा जो है रीडिंग स्किल। तो ग्रामर की बात करें तो ग्रामर के 2 पार्ट होते हैं, एक आपका बेसिक ग्रामर होता है और एक आपका होता है इंटीग्रेटेड ग्रामर। उसके बाद वोकैब की बात करें तो वोकैब में जो है क्या क्या पढ़ेंगे? एंटो, साइनो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स, इडियम्स एंड फ्रेज। उसके बाद रीडिंग स्किल की बात करें तो रीडिंग स्किल में जो है सबसे पहले पैसेज है, क्लोज टेस्ट है, पैरा जंबल है, PQRS। तो ये सारी बातें जो है हम लोग किसके तहत पढ़ेंगे? इंग्लिश के तहत पढ़ेंगे। इतनी बात आपको अगर क्लियर हो गई हो तो अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। ये बातें हमारी आपको समझ में आ रही होंगी। अगर कहीं से भी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके अवश्य आप पूछ सकते हैं कि सर ये बातें समझ में नहीं आ रही हैं। अगर आपको रिप्लाई उसमें नहीं मिल रहा है, अगर आपको कहीं से भी रिप्लाई नहीं मिल रहा है तो आप जो है मेरे दिए हुए व्हाट्सअप नंबर 8429779977 पर मैसेज करके आप पूछ सकते हैं, आपको अवश्य रिप्लाई मिलेगा। आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश बहुत ही ईजी भाषा है, बहुत ही सरल भाषा है। ये सिर्फ कहने को है कि इंग्लिश बहुत कठिन है, लेकिन हाँ, आप अगर पढ़ेंगे तो तनिक भी समस्या नहीं होगी, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज़ कठिन नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने कहा भी है कि एवरीथिंग विल बी इजी व्हेन यू विल बी बिजी, बट नथिंग विल बी इजी व्हेन यू विल बी लेजी। ये एवरीथिंग विल बी इजी यदि आप व्यस्त हैं, एवरीथिंग विल बी इजी व्हेन यू विल बी बिजी, बट नथिंग विल बी इजी व्हेन यू विल बी लेजी। मेरा कहने का मतलब यह है कि यदि आप किसी चीज़ में व्यस्त रहोगे तो वो चीज़ आपकी आसान लगेगी, यदि आप उसी चीज़ में आलस करोगे तो वो चीज़ क्या होगी दोस्तों? कठिन होगी। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गया होगा कि इंग्लिश के 3 पार्ट हैं। इंग्लिश के 3 पार्ट कौन कौन से हैं आपको मैंने बता दिया, ग्रामर है, वोकैब है और रीडिंग स्किल है, ठीक है। अब हम लोग जो है इसकी बात करेंगे। तो ये जो आज का जो हमारा क्लास है, ये बेसिक क्लास है, ठीक है। तो इस बेसिक क्लास के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे इसके सबसे पहले इंग्लिश के सिलेबस की, ठीक है। इसका जो सिलेबस है, सिलेबस के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सिलेबस की चर्चा करने के बाद फिर हम आपको बिल्कुल अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग 1 बाय 1 आपको क्लासेस देंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग इंग्लिश के सिलेबस की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो सिलेबस है, सिलेबस की चर्चा कर लेते हैं। एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि फादर ऑफ एसे, फादर ऑफ एसे फ्रांसिस बेकन, ठीक है। फ्रांसिस बेकन फादर ऑफ एसे, इन्होंने कहा है कि यदि आप किसी भी भाषा को सीखना चाहते हैं या फिर यदि आप कोई भी चीज़ इंग्लिश में सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास 4 योग्यताएं होना चाहिए। आप कोई भी चीज़ सीखना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 4 योग्यताएं होना चाहिए। ये 4 योग्यताएं कौन सी है? फ्रांसिस बेकन ने बताया है, फादर ऑफ एसे। इन्होंने बताया है कि सबसे पहले आपके पास 4 योग्यताएं होनी चाहिए। 4 योग्यताएं सबसे पहले क्या है? लिसनिंग, उसके बाद स्पीकिंग और रीडिंग और राइटिंग, ठीक है।
आपके पास चार योग्यताएं कौन कौन सी होनी चाहिए? एक आपका लिसनिंग, उसके बाद स्पीकिंग, उसके बाद रीडिंग, उसके बाद राइटिंग। ठीक है, तो अगर आपके पास चार योग्यताएं हैं, ठीक है, अगर आपके पास चार योग्यताएं हैं तो आप जो है एबल हैं, इस एलिजिबल हैं। ठीक है, अगर आपके पास चार योग्यताएं हैं तो आप क्या हो जाएंगे? एलिजिबल हैं। और जो एलिजिबल होता है वो एबल होता है। एबल, उसके बाद कैपेबल। मेरा कहने का मतलब ये है, और एबल हम देखिए हम लोग एलिजिबल तो हैं, है ना भाई। एलिजिबल हम लोग कैसे होंगे? अगर हमारे पास ये चार योग्यताएं हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, ठीक है, तो हम लोग एलिजिबल हैं, एबल हैं और कैपेबल हैं। एबल तो हम लोग हैं क्योंकि ईश्वर ने हमें, एलिजिबल हम लोग इसलिए हैं कि ईश्वर ने हमें हाथ दिया है, पैर दिया है, हम बैठ पा रहे हैं, हम आपके सामने खड़े होकर पढ़ा पा रहे हैं, तो इसका मतलब हम लोग क्या हैं? एलिजिबल हैं। ठीक है, एलिजिबल हैं। और एबल कब होंगे? जब हमारे पास, एबल कब होंगे? जब हमारे पास क्या होगा? सबसे पहले हमें नॉलेज किस चीज़ का होगा? ग्रामर का नॉलेज होगा। क्या होगा? ग्रामर का नॉलेज होगा। उसके बाद अभी आपने पढ़ा है कि ओकैब का नॉलेज होगा, और उसके बाद जो है कम्प्रहेंसन का नॉलेज होगा। इसका नॉलेज होगा कम्प्रहेंसन का। जब हमारे पास ग्रामर की जानकारी होगी, ओकैब की जानकारी होगी, कम्प्रहेंसन की जानकारी होगी, तो हम लोग क्या होंगे? एबल होंगे। क्या होंगे? एबल होंगे। अगर जो एबल होता है वही क्या होता है? कैपेबल होता है। आई बात समझ में? तो चलिए, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आइए हम लोग सबसे पहले आपको इंग्लिश के जो है सिलेबस की बात करते हैं। ठीक है, इंग्लिश का सिलेबस क्या है? चलिए, इंग्लिश का जो सिलेबस है, सिलेबस, इंग्लिश के सिलेबस की बात करते हैं। ठीक है, देखिए इसका जो सिलेबस है इसको हम लोग कई पार्टों में बांट दिए हैं। तो सबसे पहले जो है ये जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में क्या क्या है? फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले आपका है दोस्तों लेटर है। ठीक है, लेटर के बाद जो है आपका वर्ड है, वर्ड के बाद आपका सेंटेंस है। ठीक है, सेंटेंस के बाद जो है आपका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। क्या है? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ठीक है, ये जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है इसी में हम लोग क्या पढ़ेंगे? फ्रेज पढ़ेंगे, और इसी में हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों? क्लास पढ़ेंगे। फ्रेज का मतलब होता है वाक्यांश। क्या होता है दोस्तों? वाक्यांश। और क्लास का मतलब होता है उपवाक्य। क्या होता है? उपवाक्य। बिल्कुल आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम बिल्कुल आराम से चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे। ठीक है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज ये हमारी पहली क्लास है। तो आप बिल्कुल परेशान ना होइए, आप सारी बातों को धीरे धीरे समझते चलिए। जैसे ही आपको बेसिक चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दूंगा, जिससे आपका सिलेबस भी टाइम से ख़त्म हो जाए। यह कोर्स पूरा हमारा कम से कम 5 से 6 महीने चलेगा। ठीक है, तो चलिए इसके बाद जो है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट हो गया। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बाद पढ़ेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है, तो आज हम लोग जो है अपने पूरे पाठ्यक्रम को ब्रीफ कर देते हैं। ठीक है, पाठ्यक्रम को ब्रीफ करने के बाद फिर आपको 1 बाय 1 क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, हर एक चैप्टर पे वीडियो मिलेगा, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा रहा फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट के तहत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? लेटर पढ़ेंगे, वर्ड पढ़ेंगे, सेंटेंस पढ़ेंगे, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पढ़ेंगे। उसके बाद जो है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बाद
टाइप्स ऑफ सेंटेंस है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग किस में पढ़ेंगे, फर्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो चैप्टर है हम लोग इसको एक नाम दे देते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट। सम बेसिक कॉन्सेप्ट, सम बेसिक कॉन्सेप्ट में यही सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब जो है सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। सेकेंड पार्ट, ठीक है साथियों, सेकेंड पार्ट की अगर हम लोग बात करें तो सेकेंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए पूरे इंग्लिश ग्रामर में, पूरे इंग्लिश ग्रामर में जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है वो होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच और क्या होता है, टाइम एंड टेंस। ठीक है, जैसे हमारे शरीर में बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी, अगर बैकबोन टूट जाए तो हमारी शरीर कुछ भी काम बिल्कुल भी नहीं कर सकती। ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर में जो हमारे जो है इंग्लिश ग्रामर में ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन सा, एक जो होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, और दूसरा जो होता है टाइम एंड टेंस। क्या होता है दोस्तों, टाइम एंड टेंस। उसी प्रकार से होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप लोग मान लीजिए बॉडी, और टाइम एंड टेंस को मान लीजिए सोल। अगर मान लीजिए बॉडी में से सोल को हम गायब कर दें तो ये शायद बॉडी किसी काम की नहीं रहेगी, या फिर सोल है बॉडी को हम गायब कर दें तो ये भी किसी काम की नहीं रहेगी। आई बात समझ में। तो आप, मेरा कहने का मतलब ये है कि बिना आत्मा के शरीर नहीं, और बिना आत्मा के शरीर नहीं, और बिना शरीर के आत्मा नहीं। ठीक है सर, क्लास ले रहे हैं, बात करते हैं थोड़ी देर से। ठीक है दोस्तों, कॉल आ गया था, सॉरी। तो टाइम एंड इतनी सारी बातें आपको क्लियर हो। तो हम लोग इंग्लिश का जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है उसकी जिक्र करने जा रहे हैं, जो कि हम लोग सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे। अब सेकेंड पार्ट में क्या है दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के तहत क्या क्या आता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के तहत हम लोग पढ़ेंगे नाउन, उसके बाद प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन, उसके बाद एडजेक्टिव, उसके बाद वर्ब, एडवर्ब, और प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। ठीक है, तो अगर हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 हैं। कौन कौन से, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। कुछ विद्वान के अकॉर्डिंग, कुछ स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग आर्टिकल को भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के तहत माना गया है। ठीक है, मतलब मॉडर्न इंग्लिश में आर्टिकल को भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के तहत कुछ लोगों के अनुसार मान लिया गया है। ठीक है, लेकिन हम लोग अगर बताएंगे तो हम लोग 8 ही मानेंगे। ठीक है, आर्टिकल को भी आप मान सकते हैं। ठीक, तो चलिए इतनी बातें क्लियर हुई। अब जो है हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट के बाद हम लोग पढ़ेंगे डिटरमाइनर। क्या पढ़ेंगे साथियों, डिटरमाइनर। ठीक है, डिटरमाइनर के बाद जो है पढ़ेंगे सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, सब्जेक्ट, वर्ब और एग्रीमेंट। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन टैग। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, क्वेश्चन टैग। ठीक है, क्वेश्चन टैग पढ़ने के बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे वॉइस। इसके दोनों प्रकार पढ़ेंगे। कौन कौन सा, एक आपका है एक्टिव वॉइस और दूसरा आपका है पैसिव वॉइस। ठीक है, और उसके बाद पैसिव वॉइस के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे नरेशन, जिसे आप
नरेशन, जिसे आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कहते हैं। ठीक है, नरेशन पढ़ेंगे तो डिटरमाइनर हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, क्वेश्चन टैग हो गया, वॉइस एंड नरेशन हो गया। ठीक है, अब वॉइस और नरेशन के बाद हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे, डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच। डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच। यदि आप वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है बहुत सारे बच्चों का समस्या रहता है। तो आप सबसे पहले सिलेबस जब जानेंगे तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे। भाई किसी भी चीज़ की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो सबसे पहले आपको उसका सिलेबस मालूम होना चाहिए, पैटर्न मालूम होना चाहिए, तब तो आप चीज़ों की तैयारी कर पाएंगे ना। तो पहले आपको सिलेबस के बारे में अच्छे तरीके से समझ लेना है कि आखिर में हमारा सिलेबस क्या है और हम कितने दिन में इसको ख़त्म कर पाएंगे। ठीक है, तो हम आपको पूरी चीज़ें बताने के बाद आपको मैं बता दूंगा कि कौन सा चीज़ कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा और कौन कौन सा टॉपिक हम कब पढ़ाएंगे, ये सारी रिपोर्ट आपको मिलती रहेगी। अगर आप चैनल में नए हैं तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर एक बार ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारी इंग्लिश की वीडियो मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच। डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद जो है एक खूबसूरत सा टॉपिक है सिंथेसिस। सिंथेसिस ये आप लोग 12th में पढ़ते चले आए होंगे। ठीक है, सिंथेसिस के बाद जो है नॉन फाइनाइट वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, तो ये जो है हमारा टोटल सेकेंड पार्ट के तहत आता है। जितना बातें हमने अभी बताया ये हमारा सेकेंड पार्ट के तहत आता है। इतना पार्ट जो है हम लोग सेकेंड पार्ट में पढ़ते हैं, इतना जितना चैप्टर हमने अभी एक्सप्लेन किया। ठीक, अब जो है ये कहा जाता है कि ये 10+2 लेवल का है। ठीक है, सिर्फ कहने की बात है, लेकिन जब आप पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं 10+2 से हट कर चीज़ें रहती हैं। रहता तो वही है, लेकिन इसका जो लेवल होता है थोड़ा सा कठिन होता है। ठीक है, आप जैसे हाई स्कूल में पढ़ते हो, आपको पूरा चीज़ पढ़ा दिया जाता है, रूल लिखा दिया जाता है, लेकिन ये जो वनडे एग्ज़ाम है, कंपटीशन है, कंपटीशन में जो चीज़ें आप नॉर्मल समझते हो वही चीज़ें क्वेश्चन बन जाती हैं, कंपटीशन का एक क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए जो है सिलेबस, अब हम लोग पार्ट 3 की बात करेंगे। अब जो है पार्ट 3 की बात करते हैं। अब पार्ट 3 की बात क्या करें, पार्ट 3 में आपका आ जाएगा, चलिए उसको एक्सप्लेन ही कर देते हैं, टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस है। अब इस टाइम एंड टेंस में हम लोग सबसे पहले जो हमारा पढ़ाने का तरीका है, टाइम एंड टेंस में हम आपको सबसे पहले वर्ब पढ़ाएंगे। अब वर्ब में वर्ब की डेफिनेशन क्या है, वर्ब के कितने टाइप हैं। ठीक है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। इसमें वर्ब में बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि सर वर्ब कितने प्रकार की होती है। तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वर्ब का बिल्कुल ऑपरेशन कर दिया जाएगा कि फंक्शन के आधार पे अलग वर्ब होती हैं, फॉर्म के आधार पे अलग वर्ब होती हैं, टाइम और टेंस के आधार पे वर्ब अलग होती हैं। तो सभी वर्ब के प्रकार आपको पूरा बताया जाएगा और इसका कितना इसमें यूज है ना, जितना इसमें यूज है, टोटल यूज हम आपको बताएंगे। पूरा कंप्लीट करने के बाद फिर हम लोग आएंगे टाइम एंड टेंस पे। टाइम एंड टेंस जैसे ही कंप्लीट होता है फिर इसी के तहत हम लोग पढ़ेंगे कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, उसके बाद आप इसी में पढ़ोगे कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक, तो टाइम एंड टेंस के तहत ही जो है हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया ना, कि उसको पढ़ने के बाद फिर लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे कंडीशनल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यहाँ से भी आपके वनडे एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारी चीज़ कंप्लीट करने के बाद, ये हम लोग अभी बेसिक ग्रामर पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर हम लोग इसके बाद आ जाएंगे
थर्ड पार्ट में कंप्रहेंशन में जैसे आपका पहला जंबल हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, है ना, और पैसेज हो गया। तो ये सारी चीज़ें हम लोग किसमें, थर्ड पार्ट में अध्ययन करेंगे। तो चलिए अब हम थोड़ा सा जिक्र कर देते हैं अपने सिलेबस की। ठीक, सिलेबस ख़त्म होने के बाद अब सिलेबस में क्या पढ़ना उसकी जिक्र करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए, सम बेसिक कॉन्सेप्ट, सम बेसिक कॉन्सेप्ट में इसमें आपको जो है हम बिल्कुल शुरू की चीज़ें बताएंगे कि देखिए पढ़ते आए होंगे आप लोग बहुत दिनों से, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि इंग्लिश में ये जो लेटर है या फिर जो वर्ड है, इसके पहले की कहानी क्या थी, इसके पहले का इतिहास क्या था, और इंग्लिश लैंग्वेज अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज आई कहाँ से। तो थोड़ा सा हम लोग इसकी जिक्र कर लेते हैं। ठीक है मित्रों, तो चलिए इसकी जिक्र थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं। तो किसी भी भाषा की जो सबसे मूल इकाई होती है, किसी भी भाषा की जो सबसे मूल इकाई होती है वो क्या होता है, लेटर होता है। क्या होता है, लेटर होता है। और दुनिया का सबसे शिक्षित देश, दुनिया का जो है सबसे शिक्षित देश जो है ग्रीक है, रोम है, या फिर एथेंस या यूनान कह लीजिए। तो चलिए हम मान लेते हैं दुनिया का सबसे शिक्षित देश कौन सा है, रोम या ग्रीक। क्या है दोस्तों, रोम या ग्रीक। ठीक है, जो कि इसके अंतर्गत एक भाषा का जो है निर्माण हुआ, और वो कौन सी भाषा है, वो है आपका फोनेटिक्स। क्या है दोस्तों, फोनेटिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। तो फोनेटिक्स के तहत टोटल कितने लेटर थे, टोटल 46 लेटर थे। उसके बाद जो है फोनेटिक्स के तहत, फोनेटिक्स 46 लेटर थे। इसको हम लोग 3 भागों में बांट दिए। एक आपका क्या था, वावेल था। वावेल का तो टोटल कितने थे, 12। और उसके बाद जो है उसके बाद कॉन्सोनेंट जो है 30 यानी कि 30। उसके बाद जो है डिप्थंग, क्या था, डिप्थंग कितना, 4। तो कितना हो गया टोटल, 12, 30, 12 और 30, 42, 44, 46। कुछ जो है स्कॉलर के अकॉर्डिंग यहाँ पे 44 भी था। कितना था, 44। तो कहीं कहीं पे इसको 44 माना गया है। ठीक है, तो चलिए 44 ना मान करके हम 46 मानते हैं। ठीक, 46। अब 46 में जो है आपका 46 को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। कौन कौन सा, एक 26 जो है 26, उसके बाद जो है 20। तो जो 26 है ये आपका क्या था, ये आपका लेटर है। ठीक है, और ये आपका 20 जो है ये क्या है, सिंबल है। क्या है, सिंबल है। इसी में से सिंबल को ड्रॉप करके, लेटर को एडॉप्ट करके हम लोग इंग्लिश भाषा का निर्माण किए हैं। आई बात समझ में। ये जो 26 लेटर, ये 46 टोटल फोनेटिक्स था, इसमें से 26 लेटर थे, 26 में से 20 सिंबल था। ठीक है, अब इसमें से 20 सिंबल को जो है ड्रॉप करके 26 लेटर को एडॉप्ट करके हम लोग एक भाषा का निर्माण किए, जो भाषा क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज। आई बात समझ में। तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है भाषा का निर्माण होता है। ठीक है, आपको शायद बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक, तो अब हम लोग आते हैं जो है लेटर से शुरू करते हैं। अब इसके बाद जो है लेटर के क्या होता है, किससे कहते हैं, सबसे पहले अब हम लोग बिल्कुल यहाँ से सम बेसिक कॉन्सेप्ट, यहाँ से हमारा क्लास शुरू हो जाती है। ये जो है फर्स्ट पार्ट है। आप लोग पेन कापी ज़रूर निकाल लीजिएगा और 1 बाय 1 लिख लीजिएगा। अगर आपको तनिक भी प्रॉब्लम होती है कि सर प्रॉब्लम होती है लिखने में, नहीं लिख पा रहे हैं, तो मैं आपको PDF नोट्स दे दूंगा, आप लोग को पूरा हैंड रिटन नोट्स दे दूंगा। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा या व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड हो जाइएगा। ठीक है, आपको पूरा नोट्स मैं जितना पढ़ाऊँगा डेली का डेली टोटल आपको व्हाट्सएप पर भेज दूंगा, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब हम लोग जो है बात कर लेते हैं किसकी, लेटर की बात कर लेते हैं। ठीक है,
लेटर। तो सबसे पहले लेटर की अगर हम लोग बात करें तो लेटर किसे कहते हैं, क्या होता है। अंग्रेजी भाषा में टोटल कितने लेटर हैं? अंग्रेजी भाषा में टोटल जो है 26। अंग्रेजी भाषा में टोटल लेटर जो हैं कितने हैं? 26। इस 26 में 5 आपके क्या हैं दोस्तों? 5 आपके हैं वावेल, और 21 जो है 21 क्या है? कॉन्सोनेंट, NANT। देखिए कॉन्सोनेंट की स्पेलिंग गलत मत करिएगा, CONSONANT, CONSONANT। एक बार एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था कॉन्सोनेंट, ठीक है, तो ऐसी गलती मत करिएगा, यानी ENT मत करिएगा, यानी ANT होगा, ठीक। तो अब जो है 5 वावेल हैं। 5 वावेल कौन कौन से हैं? A, E, I, O, U, ठीक है। बाकी जो शेष बचे हुए हैं वो क्या हैं? कॉन्सोनेंट। कौन कौन से हैं? B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y और Z। इतनी बातें समझ में आ गई। देखिए लेटर की अगर हम लोग बात करें तो जो लेटर है इसको 2 भागों में बांट दिया गया है। कौन कौन सा? एक आपका जो है वावुल, और दूसरा जो है क्या है? कॉन्सोनेंट। तो वावेल की अगर हम लोग बात करें तो वावेल कितने हैं? 5, A, E, I, O, U। बाकी जो शेष बचे हुए अक्षर हैं वो क्या हैं? कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो वावेल और कॉन्सोनेंट कितने हैं, ये बातें क्लियर हो गई। बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे अरे सर ये तो वावेल और कॉन्सोनेंट सिखा रहे हैं, यही तो इंग्लिश की शुरुआत है। ये बिल्कुल शुरू की बात हम कर रहे हैं, और आप बिल्कुल धैर्य बनाए रखें, आपको शून्य से एकदम शिखर की ओर ले जाया जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग बातें करते हैं वावेल की। वावेल जिसको हम लोग हिंदी में स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? हिंदी में स्वर कहते हैं। वावेल कहते किसे हैं? वावेल होता क्या है? वे अक्षर जिनका स्वतः अपना एक क्या होता है? ध्वन होता है, उन्हें क्या कहते हैं? वावेल कहते हैं। वे अक्षर जिनका स्वतः अपना एक ध्वनि होता है उसे क्या कहते हैं? वावेल कहते हैं, ठीक है। और कॉन्सोनेंट क्या होता है? वे अक्षर जिनकी अपनी स्वतः ध्वन नहीं होती है बल्कि वावेल की सहायता से प्रोनाउंसिएट किए जाते हैं, अर्थात उच्चारित किए जाते हैं या बोले जाते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग कहते हैं कॉन्सोनेंट। आई बात समझ में? तो वावेल किसे कहते हैं? वे अक्षर जिनकी स्वतः अपनी एक ध्वनि होती है उसे वावेल कहते हैं। और कॉन्सोनेंट क्या होता है? वे अक्षर जिनकी स्वतः अपनी ध्वनि नहीं होती है बल्कि वावेल की सहायता से प्रोनाउंसिएट किए जाते हैं, उन्हें कहते हैं कॉन्सोनेंट। जैसे बी, जैसे हमने बोला बी, क्या निकल रहा है? ई निकल रहा है ना, बी प्लस ई, बी, बी प्लस ई, ठीक है। और जैसे सी, सी प्लस ई, डी प्लस ई, एफ, ए प्लस एफ, एच, ए प्लस एच, जे प्लस ए। मतलब हम जितना भी लिख रहे हैं, किसको? AEIOU को छोड़कर जो भी वर्ड हम लिख रहे हैं, ठीक है, सब में किसकी सहायता लेना पड़ रहा है? सब में वावेल की सहायता लेना पड़ रहा है। देखिए जैसे बी प्लस ई, सी प्लस ई, डी प्लस ई, एफ, ए प्लस एफ, एच, ए प्लस एच, जे प्लस ए। तो मेरी बातें आपको समझ आ रही होंगी, ठीक है। तो आपको वावेल क्या होता है और कॉन्सोनेंट क्या होता है ये बातें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। और अब जो है वावेल और कॉन्सोनेंट की बात कर लिए हम लोग। अब हम लोग बात करते हैं सेमी वावेल क्या होता है। क्या होता है दोस्तों? सेमी वावेल, ठीक है। ये जो सेमी वावेल होता है, सेमी वावेल क्या होता है ना। सेमी वावेल जो होता है किसको माना गया है? W और Y को। किसको माना गया है? W और Y को।
डब्लू और वाई को सेमी वावेल क्यों माना गया है? इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? अर्ध स्वर। क्या बोलते हैं दोस्तों? अर्ध अर्ध स्वर, ठीक। और डब्लू वाई आप अगर बोलते हैं तो ऐसे तो बोलते नहीं कि वाई वाई, ऐसे तो बोलते नहीं, क्या बोलते हैं? वाई। डब्लू डब्लू क्या बोलते हैं? डब्लू। वाई ऐसे तो बोलते नहीं, डब्लू ऐसे तो आप बोलते नहीं होंगे, क्या बोलते हैं? डब्लू वाई, है ना। तो ये हमारा जो है क्या है दोस्तों? ये हमारा है सेमी वावेल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अर्ध स्वर कहते हैं, ठीक है। आप ये कह, अब उसके बाद इतनी बातें क्लियर हो गई, तो अब हम लोग किसकी चर्चा करेंगे? अब हम लोग चर्चा करेंगे वर्ड की, ठीक है। लेटर हो गया, लेटर के बाद हम लोग वर्ड, हम लोग बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, एक भी चीज़ छोड़ेंगे नहीं। वर्ड पढ़ेंगे, वर्ड के बाद सिलेबल पढ़ेंगे, फिर हम लोग सेंटेंस पे आ जाएंगे, ठीक। तो चलिए अब हम लोग इसके बाद बात करते हैं वर्ड की। वर्ड क्या होता है? वर्ड, देखिए वर्ड का मतलब जो होता है दोस्तों, वर्ड का मतलब होता है शब्द, ठीक। वर्ड किसे कहते हैं? शब्द किसे कहते हैं? देखिए जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे क्या लिखा गया है? ए लिखा गया है। क्या लिखा गया है? ए। अगर इसी के साथ हम एन वाई ऐड कर दिए, क्या ऐड कर दिए? एन वाई ऐड कर दिए, और इसका एक सेंस निकल रहा है। क्या निकल रहा है? इसका एक सेंस निकल रहा है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये वर्ड है, ये शब्द है। अगर इसका सेंस नहीं निकलेगा, इसका भाव नहीं निकलेगा, तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि ये वर्ड है। अगर इसी में हम लिख दें एन वाई ए, एन वाई ए, ठीक है, या फिर ए वाई एन, तो इसका कोई सेंस निकलेगा नहीं ना। तो जब कोई सेंस नहीं निकलेगा तो ये वर्ड नहीं माना जाएगा, इसका अर्थ निकलना चाहिए, ठीक है। और तो इसका जो डेफिनेशन है वो क्या है कि अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। अक्षरों का एक ऐसा समूह जिसका एक भाव निकले, जिसका एक सेंस निकले, उसे क्या कहते हैं? वर्ड। भाई अगर हम लोग वर्ड पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले इसमें बहुत सारी बातों को ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। चलिए अब वर्ड की डेफिनेशन क्लियर हो गई। वर्ड के बाद जो है, वर्ड के बाद आप क्या पढ़ेंगे? वर्ड के बाद आप लोग पढ़ेंगे सिलेबल। सिलेबल की थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं, ठीक है। देखिए सिलेबल क्या होता है? सिलेबल, सिलेबल, देखिए ये जो सिलेबल है, सिलेबल की हमें ज़रूरत कहाँ पड़ेगी? जब हम लोग ओकैब पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? जब हम लोग ओकैब पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग को सिलेबल की ज़रूरत पड़ेगी। इसी की सहायता से हम लोग जो मीनिंग होती है, मीनिंग को तैयार करते हैं, लर्न करते हैं, ठीक है। सिलेबल क्या होता है? सिलेबल का हिंदी होता है शब्द खंड। क्या होता है? शब्द खंड। क्या होता है? शब्द खंड। सिलेबल को बोलते हैं शब्द खंड, ठीक है। सिलेबल की डेफिनेशन क्या है? सिलेबल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट डिजिट ऑफ अ वर्ड। सिलेबल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट डिजिट ऑफ अ वर्ड, ठीक। ये जो होता है ये कितने प्रकार का होता है? ये 3 प्रकार का होता है। मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, ठीक है। शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब इसको पढ़ाऊँगा तो बहुत डीपली पढ़ाऊँगा। अभी शॉर्ट में मैं आपको बता दे रहा हूँ। सिलेबल के डेफिनेशन मैंने बताया, सिलेबल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट डिजिट ऑफ वर्ड। ये जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। एक आपका होता है मोनोसिलेबल, एक आपका होता है बाईसिलेबल, एक होता है आपका पॉलीसिलेबल, ठीक। ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। एक आपका होता है मोनोसिलेबल, एक आपका होता है बाईसिलेबल, और एक आपका होता है पॉलीसिलेबल, ठीक। अब सिलेबल के बाद हम लोग चर्चा करते हैं किसकी? सिलेबल के बाद हम लोग चर्चा करते हैं सेंटेंस की। किसकी चर्चा करते हैं दोस्तों? सेंटेंस की, ठीक। देखिए जब हम लोग एक एक लेटर को ऐड करके क्या बनाए? वर्ड बनाए। और जब हम लोग वर्ड को ऐड कर देंगे और उसका एक क्या निकलेगा? सेंस निकलेगा, है ना, भाव निकलेगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? सेंटेंस कहेंगे, ठीक है। तो सेंटेंस किसे कहते हैं? इसकी जो डेफिनेशन है, देखिए सेंटेंस का डेफिनेशन मैं लिख दे रहा हूँ कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes
a complete sense and systematic arrange is called सेंटेंस। देखिए, राइटिंग में अगर कोई समस्या होगी, बहुत अच्छी राइटिंग तो मेरी नहीं है, अगर आपको कहीं से राइटिंग में थोड़ा बहुत समस्या होगी तो आप बताइएगा, तो सुधार करने का प्रयास करूंगा मैं भी। देखिए, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस एंड सिस्टमैटिक अरेंज इज कॉल्ड सेंटेंस। देखिए, सिस्टमैटिक अरेंज और कंप्लीट सेंस, देखिए ये दो बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, सेंटेंस अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो दो बातें हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपका सिस्टमैटिक अरेंज क्या है दोस्तों? सिस्टमैटिक अरेंज। अगर हम लोग कोई भी सेंटेंस पढ़ रहे हैं, अगर उसका सुव्यवस्थित क्रम नहीं है तो सेंटेंस ही नहीं होगा। भाई, सेंटेंस का मतलब है सुव्यवस्थित क्रम होना। ठीक है, और सुव्यवस्थित जब तक क्रम नहीं रहेगा तब तक सेंटेंस आपका कंप्लीट नहीं होगा। ठीक, और उसके बाद कंप्लीट सेंस। कंप्लीट सेंस मतलब पूर्ण अर्थ। भाई, जब तक सुव्यवस्थित नहीं रहेगा तो पूर्ण रहेगा ही नहीं। तो सुव्यवस्थित भी हो और क्या हो, पूर्ण भी हो, अर्थ उसका सेंस पूरा निकले, अधूरा अर्थ ना निकले। समझ में आया दोस्तों? तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस एंड सिस्टमैटिक अरेंज इज कॉल्ड सेंटेंस। तो शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका एक अर्थ निकले और वह सुव्यवस्थित हो तो उसे क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। ये जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस का बेसिक सीक्वेंस होता है। सेंटेंस का जो बेसिक सीक्वेंस होता है दोस्तों, क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। पूरा खेल इसी से है, इन तीन चीज़ों से। ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से, इसी से तो पूरा खेल है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, हम लोग इसकी जिक्र करते हैं। ये बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको मालूम होता है, वो पहचान बड़ी आसानी से लेते हैं कि यही सब्जेक्ट है, यही वर्ब है, यही ऑब्जेक्ट है। लेकिन अभी उनसे आप पूछिए कि ज़रा बताओ कि व्हाट इज़ सब्जेक्ट, तो ऐसे नहीं बता पाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, समस्या होती है। तो समस्या नहीं होगी अब बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी आपको। चलिए, सब्जेक्ट की अगर हम लोग बात करें, सब्जेक्ट क्या होता है, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। डूअर इज कॉल्ड सब्जेक्ट। डूअर इज कॉल्ड सब्जेक्ट। ठीक है, डूअर इज कॉल्ड सब्जेक्ट। कार्य करने वाला ही क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है। अब हम लोग किसकी बात करें? वर्ब की बात करते हैं। तो वर्ब क्या होता है? वर्ब इज अ saying word which says something about subject, क्रिया एक कथनवाचक शब्द है। क्रिया एक कथनवाचक शब्द है जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताती है कि सब्जेक्ट क्या करता है। आई बात समझ में? वर्ब इज अ सेइंग वर्ड विच सेज समथिंग अबाउट सब्जेक्ट। क्लियर हुआ? देखिए, सब्जेक्ट क्लियर हो गया, वर्ब क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी? ऑब्जेक्ट की। किसकी बात करते हैं? ऑब्जेक्ट की। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म। द एम ऑफ सब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। द एम ऑफ सब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। कर्ता का जो मुख्य उद्देश्य होता है वही क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है। कर्ता का जो मुख्य उद्देश्य होता है वही क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो
हमने जो है सेंटेंस का जो बेसिक सीक्वेंस होता है उसके बारे में जिक्र कर दिया कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अभी हम लोग जब सेंटेंस पढ़ेंगे तो सेंटेंस के सबसे पहले इसके टाइप पढ़ेंगे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंस के कितने टाइप हैं, है ना। सेंटेंस के टाइप की बात करेंगे। सेंटेंस के टाइप की बात करने के बाद जो है हम लोग टाइप पूरा पढ़ने के बाद फिर इसमें इसके पार्ट में आ जाएंगे। इसके पार्ट कितने होते हैं, पार्ट कौन कौन से हैं, इसकी जिक्र करेंगे, ठीक है। और इसकी जिक्र करने के बाद अब इसी में सिलेबल को फिर से एक बार हम डिस्कस करेंगे, है ना। सिलेबल कैसे, क्या है, कितने प्रकार हैं और ये कहाँ से कैसे, अगर महत्व है तो इसका महत्व क्या है, किस तरीके से हम लोग वर्ड पावर, वर्ड मीनिंग को तैयार करते हैं, तो वो सारी बातें आगे की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। इतना ही नहीं बल्कि उसके बाद फिर जो है आपके क्वेश्चन कैसे होते हैं, एग्ज़ाम में किस तरीके से आते हैं। जैसे कॉमन एरर आ जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स आ जाता है, तो उसमें कन्फ्यूजन होने लगता है ना। तो आपको नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन किस टाइप से एसएससी में आते हैं, किस टाइप से वनडे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो आगे की क्लास में जो चीज़ हम लोग बेसिक पढ़ाएंगे, जैसे ही हमारा चैप्टर पूरा ख़त्म होता है, ठीक है, उसके बाद आपको जितने भी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं टोटल हम सॉल्व कराएंगे। आप बिल्कुल परेशान हो मत होइएगा, ठीक है। टोटल सॉल्व कराने के बाद चैप्टर ख़त्म होगा तो कम से कम 50 से 100 क्वेश्चन आपको हम यहीं प्रैक्टिस कराएंगे। और क्लासेज लाइव इसलिए नहीं ले पाए, थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, क्योंकि देखिए क्या है कि थोड़ा सा हमको जानकारी नहीं थी कैसे लाइव किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमने क्लास को लाइव नहीं किया। तो लाइव अगर नहीं किए तो आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। कल जो है, कल आपकी 9 बजे क्लास आपकी लाइव मिलेगी और 9 बजे सारे बच्चे लाइव आ जाइएगा। और अभी हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो आप लोग एक बार वीडियो को देखिएगा, क्योंकि आज शायद फर्स्ट वीडियो है हमारी, तो हो सकता है कि बहुत कुछ सारी समस्याएं हो सकती हैं। तो आप थोड़ा मुझे अगर बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। बिल्कुल आप ये ना कहिएगा कि नहीं सर को बुरा लगेगा अगर मैं बोलूँगा, तो इस बात से कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप जो भी बातें आपको समझ में नहीं आएंगी आप तुरंत कमेंट करके बताइएगा कि सर कि आपके ये वीडियो में ये प्रॉब्लम थी, सर इस चीज़ को ठीक करिए। तो मैं प्रयास ज़रूर करूँगा कि मैं सारी चीज़ों को एकदम व्यवस्थित करूँ, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना होइए और कोशिश करिए कि हमारे साथ डेली 9 बजे जुड़ें। और उम्मीद है और आशा ही नहीं बल्कि पूर्णतः विश्वास भी है कि अगर आप लोग जुड़ेंगे तो बस ज़रूरत होगी तो सिर्फ एक चीज़ की, धैर्य और संयम की। आपको सारी बातें बहुत अच्छी समझ में आएंगी। तो साथियों, ये वीडियो थोड़ा सा लंबी हो गई है ना। तो लंबी क्या यार, पढ़ाई लिखाई अगर कर रहे हैं तो लंबी क्या, 2-2 3-3 घंटे भी हो सकती है वीडियो। तो आपको बिल्कुल देखना है, वीडियो देखना है और सारी बातों को क्लियर करना है। जो समस्याएं होंगी, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 8429779977 पर मैसेज कर सकते हैं। और आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आपसे हम बात करके आपकी समस्या का समाधान ज़रूर कर देंगे। तो चलते हुए मैं आपको एक थोड़ा सा एक शायरी पेश करना चाहता हूँ। मुश्किलें ही तो दिल का हौसला आजमाती हैं, मुश्किलें ही तो दिल का हौसला आजमाती हैं, ख्वाबों को निगाहों से दूर हटाती हैं। परंतु हार कर भी हार मत मानो मेरे दोस्तों, क्योंकि ठोकर ही इस जहाँ पे चलना सिखाती हैं। अगर आप परेशान, हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे इसमें परेशान भी हों, अरे सर मुझे तो नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लगातार बने रहिए, गारंटी है, गारंटी कि आपको इंग्लिश आना है, आएगी। और आप एक दिन कहोगे कि हाँ हमने कुलदीप सर से इंग्लिश पढ़ा था, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आप लोगों का इतना ढेर सारा प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।